चला गया। लेकिन इन टीचर्स ने केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए सर, हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको नाटक के माध्यम से इन्होंने बताया कि कैसे 12 लाख योजना का सरकार लाभ दे रही है, कैसे प्रशासन गांव के संग चल रहा है, कैसे प्रशासन शहरों के संग चल रहा है, क्या क्या इसमें लाभ हो रहे हैं। सर ऐसा मिलता कहाँ है, ये तो यही है, ये भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बच्चों का जीवन संवारने का काम करते हैं। और मैं तो मास्टर का बेटा हूं, तो मेरे को तो ये कोई तो बड़ा होता है, वो बेटा मान लेता है, कोई भाई मान लेता है, कोई बच्चा मान लेता है। तो मैं समझता हूं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है और आपके नेतृत्व में हम सब लोग अच्छा काम करें और 2023 में पुनः कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने, मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन इनकी कुछ बातें थी तो गुस्ताखी आप माफ करें, लेकिन ये कर दीजिए सर, आज जितना कर सकते हो उतना सारा कर करा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। कोई भी चीज नहीं छोड़ी मांगने में, अच्छी बात है, मिल जाती है शिक्षा विभाग को। शिक्षकों के सम्मान में एक प्रशस्ति पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है। कहते हैं कि यूं ही नहीं आती खूबसूरती रंगोली में साहब, अलग अलग रंगों को एक साथ होना पड़ता है। इस प्रशस्ति पुस्तिका में भी राजस्थानी संस्कृति के विविध रंग हैं, जिन्हें शिक्षा के कैनवास पर खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। शिक्षक सम्मान पुस्तिका के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, तकनीकी और संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, एसीएस साहब और निदेशक महोदय मंच पर आसीन हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस प्रशस्ति पुस्तिका का आप अपने करकमलों से विमोचन करिएगा सर। प्रशस्ति पुस्तिका सम्मुख है हमारे सभी शिक्षक साथियों के सम्मान में। सामने से हट जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सिर, जन सहायता के लिए उठे हाथ, मृदुभाषिता और मानवता के लिए धड़कता हृदय अगर किसी में होता है तो वो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी। हम उन्हें आशीर्वाद के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद जी साहब, हमारे संस्कृत के शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह भाटी जी, ECS एजुकेशन पवन कुमार गोयल, DP नरल जी अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कानाराम जी निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, डॉक्टर भवनलाल जी राज्य परियोजना निदेशक, और यहाँ पर तमाम हमारे सम्मानित शिक्षकगण, NCC कैडेट्स और तमाम हमारे अधिकारी। शिक्षक परिवार में मुझे भी पहले भी कई बार आने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बारे में भी जो कहा गया, ये गर्व करने की बात है। जैसा भी कहा गया मंत्री जी ने, नीति आयोग ने भी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को 1+ दिया। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुझे बताया गया कि इंस्पायर अवार्ड 2020-21 के अंदर भी राजस्थान प्रथम रहा।
करने में भी और परफॉर्मेंस में सब में आप लोग नंबर 1 है। बहुत बहुत सारी बातें तो शिक्षा मंत्री ने कह दी, जैसे ही आपसे विदाई ले रहे हो। क्योंकि लंबे अरसे ये कह रहे हैं हमारे हाईकमान को कि मुझे एक पद पे रखो। अगर आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रदेश कांग्रेस चलाने की, वो जिम्मेदारी किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री से बड़ी होती है, तो फिर मैं 2 काम कैसे करूँ? ये बार बार आग्रह करते हैं। आज मुझे लगा जो इनकी स्पीच और आपकी जो भावनाओं को रिप्रेजेंट करना मुख्यमंत्री के सामने, लगता है कि इन्होंने जो संकल्प दिल्ली में दोहराया दिखता है। और अभी सुबह गर्ग जी कह रहे थे कि ऐसा शिक्षा मंत्री ना कभी आया ना कभी आ सकेगा। शिक्षक का बेटा होने का ये भी आपको लाभ मिला, क्योंकि शिक्षक का बेटा अगर बचपन से देखे अपने पिता को, तो उससे ज़्यादा शिक्षकों के हितों की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है। इसी रूप में इन्होंने अपनी भावना पकड़ कर तो मैं देख रहा था। बाकी बातें तो सब कह दी है, मैं क्या कहूँ। घोषणा करने की बात है वो मैं कह सकता हूँ, जो शिक्षा मंत्री मुझे कहेंगे उससे मुझे मंजूर है। उन्होंने एक बढ़ के नवाचार किए, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि नियम भी बदले जो कि बहुत लंबे अरसे थे, 30-40 साल के पुराने थे, क्योंकि नियम कुछ और व्यवहार में कुछ आएगा आदेश तो कई तकलीफ होती, जो उन्होंने खुद ने बताई अभी आपको। पीटीआई, लाइब्रेरियन, डीओ सबके प्रमोशन के अंदर भी सबसे तकलीफ होती है। इनके वक्त में ही जो है ये जो प्रयोग कम नहीं है, अंग्रेजी स्कूल का प्रयोग है ना, ये क्रांति लाएगा देश। मैं अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ बचपन से। मैं खुद जब बचपन में छात्र था, उस जमाने में 50 साल पहले तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होते थे। वहाँ पर कोई बोर्ड लिखा है अगर मान लो दुकानदार का, जाके जला दो उसको। उसके रिएक्शन के अंदर उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजी को लेकर विरोध होता था, काला पोत दो, आग लगा दो, कुछ भी करो। हम भी सोचते थे कि अंग्रेजी किस काम की, संस्कृत किस काम की। पर आज मैं कह सकता हूँ संस्कृति की जगह संस्कृत इम्पोर्टेंस है और अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बहुत महत्व रखती है। हमने महसूस किया कि अंग्रेजी अगर थोड़ी बहुत आती भी है आपको, पर आपके अगर बचपन से छात्र जीवन में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वो बच्चा बड़ा होकर के अंग्रेजी बोल नहीं सकता। और आईटी का ज़माना, राजीव गांधी ने जो 21 सेंचुरी की बात की थी, तो कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, गूगल और फेसबुक देखते कितने प्लेटफॉर्म आ गए, दुनिया भर की नॉलेज आपके पास है। हिंदी में भी आजकल है उसका भी सिस्टम, परंतु अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज एक प्रकार से अंग्रेजी बन चुकी है। आईटी करके बच्चे जाते हैं नौकरियों में, तो उनको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। पर अगर उसका कन्वर्सेशन इंग्लिश में ढंग से नहीं है तो उसको तकलीफ भी आती है सिलेक्शन में, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो, तो स्टेट सर्विसेज हो, चाहे आपको देश दुनिया में जाना पड़े। तो अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी की जगह तो हिंदी में तो रखनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, हमारी मातृभाषा है। पर अंग्रेजी अगर आप एक्स्ट्रा सीख लो बचपन से छात्र जीवन में, अंग्रेजी स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। मुझे के बाबत गुस्सा होता है कि लोग लूट रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे, 1,50,000 की फीस होती है।
इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो वहाँ जा नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट बनाया है वो भी बड़ा क्रांतिकारी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन। उसमें ये कहा गया 25% गरीब बच्चों को इन स्कूलों में जो अंग्रेजी स्कूलें हैं वहाँ पर इनको देना पड़ेगा, एडमिशन देना पड़ेगा। उसकी फीस सरकार भरेगी, एडमिशन को देना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और उसका तोड़ निकाला हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। ये इन्हीं का आइडिया था। ये तो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को श्रेय दे देते अलग बात है, तो आइडिया इन्हीं का था कि अंग्रेजी स्कूल खुलनी चाहिए। पहले तो मैंने कहा महात्मा गांधी के नाम भी जोड़ दिया उसमें, मैंने वो कहा, पर महात्मा गांधी के नाम में जोड़ना बुरा नहीं था। और रियली मैं कह रहा हूँ आपको, ये राजस्थान के लिए क्रांतिकारी कदम है। अभी मैं बताऊँगा क्यों है, पर मैं ये बताना चाहूँगा अब फैकल्टी पैदा करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। बिना फैकल्टी के आप इसका फैलाव नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। और हमारी अंग्रेजी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम नहीं हो तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फैकल्टी बनाएं या उसमें हम कोर्सेज शुरू करें, कोचिंग क्लासेज लगती है पूरे राजस्थान और देश भर के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल। तो अंग्रेजी के बारे में जब भी शुरू हो ऐसा कोई प्रयास करो आप पहले कोई टीचर आगे निकल करके, क्योंकि अच्छी फैकल्टी होगी तो अच्छा भविष्य बनेगा बच्चों का। और बचपन से जो बच्चे जा रहे हैं प्री प्राइमरी में भी, वो बच्चे भी घर आके इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। इसका मतलब बड़ा जब होगा तो वो फ्रेंच इंग्लिश से बोल पाएगा और उसको कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। पार्लियामेंट में मैंने अनुभव किया है, मैं 40 साल पहले पार्लियामेंट चला गया था 80 के अंदर। वहाँ हिंदी बोलने वालों के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, परंतु जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं का दबदबा वहाँ रहता है। तो आप सोच सकते हो कि विचार में हम कम नहीं हैं, और लैंग्वेज वो है आपकी, तो उसके अंदर फिर आपको तकलीफ आती है कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन करो। उसी से पर्सनैलिटी बनती है, उसी से व्यक्तित्व कर्तृत्व में निखर आता है, उसी से आगे पहचान बनती है। अब मैं जो आपको कह रहा था ये क्यों क्रांतिकारी है। अगर गांव में ढाणे में बच्चा जो परिवार रहता है, जो अनपढ़ है, किसान है, मजदूर है, खेती मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, वो कैसे 50,000 1 लाख की कल्पना कर सकता है फीस देने की। अब उनके बच्चों को जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी अंग्रेजी स्कूल में, जिनका हम आने वाले उनके जाल बिछा देंगे, ये मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि हम चाहेंगे कि जितनी फैकल्टी मिले, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो। नाम मात्र स्कूल में बोले अंग्रेजी स्कूल है और टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहा है, तो उसके कोई मायने नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रायोरिटी उनको भी दें, अन्य विषय के साथ साथ जितनी फैकल्टी मिलेगी उतनी स्कूल खुल जाएगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ आपको, जितनी फैकल्टी वाली खबरों में नहीं, परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि गाँव के बच्चों को, ढाणी के बच्चों को, अगर वो आज 2-3 साल के बच्चे आने लग जाते स्कूल, और आजकल समय बदल गया है, जैसे अपन सबकी एज बढ़ी है, कोई जमाने में 60 साल का व्यक्ति भी लकड़ी लेके चलने लग जाता था, वो टाइम देखा हमने। और सोचते थे भाई जब तो 60 साल हो गए, मतलब ये पता नहीं कब ऊपर चला जाएगा। अब 80 साल का भी माँ बाप होते तो अपन की पूरी सेवा करते भाई कि लंबा दी जाए उनको। बल्कि 80 साल के 90 साल के लोग तो गाड़ी चलाते हैं, वो मैं देखा है। तो टाइम बदल गया, उसी जगह बच्चों की सोच बदल गई। आज के बच्चे मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में हमसे आगे हैं। माँ बाप भी अगर कोई अटक जाता है मोबाइल में तो बच्चे को देता है जो ठीक कर दे, हैक हो गया रहता है, तो बच्चा पढ़ लेता है। बच्चे वो हैं, बच्चे वो हैं, पर बच्चों के संस्कार, उनकी अपनी संस्कृति, अपना रिवाज, अपना जो
हो रहा है प्रदेश का, देश का, वो भी उन्हें कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उनको शिक्षा ढंग से नहीं मिली तो फिर वो बड़े होकर के जो प्रोसेस होता है उसमें वो तकलीफ पाएंगे। क्योंकि आजकल मुझे किसी ने कहा, एक नेता ने मजाक के अंदर, कि आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा होने लगे, उनका व्यवहार वैसे ही बन जाता है, वो खुद ही तकलीफ पाते हैं और समाज में तकलीफ आता है। तो हमें बाप नहीं बच्चे ही पैदा करना है देश में। संस्कारवान बने बच्चे, संस्कारवान बने बच्चे इस रूप में बनेंगे तो मैं समझता हूँ शिक्षकों की भूमिका जो है वो अद्वितीय है। उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। हर 5 सितंबर को अपन बैठते हैं तो शिक्षकों के गुणगान हम करते हैं, शिक्षक क्या है। अभी देखिए बोल रहे थे शिक्षा मंत्री जी कि वास्तव में उनका सम्मान तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुछ शिक्षकों को छोड़ दो, जैसे एक किसी ने कहा, एक शिक्षक के बड़े गर्व के साथ में, रिटायरमेंट में 2-4 साल बचे होंगे, तो उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी क्लास ही नहीं ली। अब आप बताओ, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग जो है शिक्षित समाज को बदनाम करते हैं। शिक्षक शिक्षक है वास्तव में, शिक्षक निर्माता देश का, प्रदेश का, समाज का। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने जो माँ बाप की जगह माँ बाप है उनके बाद नंबर तो शिक्षक का आता है। और जो शिक्षक जो सिखा सकता है, बच्चे के दिमाग में शिक्षक के प्रति वो भावना होती है कि मेरे गुरु है, मेरे जीवन में अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो इनकी प्रेरणा से कर पाऊंगा, इनके सिखाए हुए अनुभव लोग मेरे काम आएंगे। तो आपका दर्जा समाज में बहुत बड़ा दर्जा है। उस दर्जे को हम कायम रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ये मैं निवेदन कर रहा था। कैसे बढ़ाएं आप बताइए। जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि शिक्षक संघ बहुत सारे बन गए हैं, अब किससे बात करें, किससे बात करें, समझ में नहीं आता है। तो आप लोग भी कोई तरीका निकालो जो आपकी बातें फिर सरकार तक पहुंची, सरकार भी जम के आगे काम करे। हम चाहते हैं कि अब देखिए, जैसे मैंने पिछली बार घोषणा कर दी होगी आवास योजना की, या और बस फ्री जो भी किया होगा, अभी मुझे मिले कोई शिक्षक, वो कहना वो घोषणा आपकी जो थी वो तो अभी पूरी हो नहीं पाई है। तो ये नौबत क्यों आई? अगर मैंने घोषणा करी तो घोषणा 15 दिन में, महीना भर में लागू होनी चाहिए थी। अगर वो शिक्षक संघ अगर आपके कहते गिरदावरी करवाओ, अब गिरदावरी करना मतलब सर्वे करवाओ एक प्रकार से, भाई कैसे आपके शिक्षक का कौन से संघ जो है, किसके पास कौन सी स्ट्रेंथ है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर एक रहेगा में हम कैसे आपकी बात को बुलाएं, आपको सर सम्मान डेलीगेशन आए, शिक्षा मंत्री के पास जाए, जो तो मुख्यमंत्री से मिलाने वो ले आए, बैठ के आप चाय पिए, बातचीत करें, गपशप करें, और फिर क्या क्या आपकी समस्या सुने, तो ढंग से आपकी समस्या के समाधान के लिए आगे आदेश हो सकते हैं। अब उसके अलावा खाली अपन न्यूज़ में आ रहा है, अखबार में भी मांग कर रहे हैं, कोई संगठन कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो समझ में नहीं आता है। और फिर संगठन बहुत सारे हैं, कर्मचारियों के भी है, सबके हैं, सब विभागों के हैं, तो 70, 80, 100 संगठन है, तो फिर बात उस रूप में हो नहीं पाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने अपनी परीक्षा कई बार दे चुके हो। आप टीचर के अलावा ये जो आपको सेंशन आ गए तो आपको काम दे देते हैं, चुनाव आ गए तो आप बीमारी हो जाती है। आपने अपनी परीक्षा दे दी है, उसमें आप खड़े उतरे हैं कोरोना के वक्त में। कोरोना के वक्त में जो काम राजस्थान में किया है, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से मैं समझता हूँ देश में कहीं नहीं। क्योंकि उस वक्त में पहली वेव थी, लोगों को बहुत भय था, पता नहीं क्या होगा, मतलब बाहर लॉकडाउन लग गया, किसी मिलेंगे, खुद कोरोना ग्रस्त हो जाएंगे,
पहली वेव में भय ज़्यादा था और पहली वेव का जो वेरिएंट था वो कोरोना का वो कमज़ोर था, तो ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। जो सोचते थे हम लोग, तैयारी कर रखे थे हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। समाज का आह्वान किया, धर्म गुरुओं को किया, NGO को किया, एक्टिविस्ट को किया, आप सबको किया, प्रदेशवासियों को किया, सब राजनीतिक पार्टी को मैंने बुलाया। मैंने कोई उसमें राजनीति करने की कोशिश नहीं करी, फिर भी कोई आरोप लगाया ना बात है, पर हमने कोई कोशिश नहीं करी। परिणाम ये रहा कि राजस्थान की जनता ने आगे बढ़ करके खाना बनाना, पक्का खाना, कच्ची सामग्री, MLA को फंड दे दी हमने, उनके जो MLA फंड होता है उसको छूट दे दी। सब तरह से ऐसी स्थिति कर दी, आराम से वो टाइम निकला और हमने कैश बांटा 5 बार, 1-1 हज़ार करके 5,500 रुपये में बांटे गरीबों को, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट थे उनको। तो चारों ओर ऐसी स्थिति कर दी कि राजस्थान में बड़ी सुख शांति के साथ में हमने उसका मुकाबला कर दिया। दूसरी भी इतनी खतरनाक आई अचानक की पूरे देश में हाहाकार मच गया ऑक्सीजन को लेकर के। बेड खाली नहीं थे बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, कहीं पे भी। हमने कई लोगों को दिल्ली और पंजाब और यूपी, आपके लगता हुआ एरिया जो है, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग यहाँ आए हैं इलाज करने। RUHS ने तो शानदार काम किया, पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे काम किए। तो इस प्रकार से हमने उसका मुकाबला किया। खाना पहुंचाने में कांस्टेबल तक ने मदद करी, पुलिस कांस्टेबल ने भी, हेड कांस्टेबल ने भी, सबने एकजुट हो गए। और टीचर्स को ट्रैकिंग करना है, सर्वे करने का काम दिया, जो आपको काम दिया, जान को हथेली में रख के आप लोगों ने काम को किया। कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि काम बड़ा शानदार था। अब संख्या बढ़ी, 98 लाख तक हो गई टीचर, 10 लाख संख्या बढ़ी स्टूडेंट्स की। इसका मतलब आपकी शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का माहौल बनाया होगा, तभी तो बच्चे आए होंगे 10 लाख बच्चे। उनका टारगेट 1 करोड़ तक का है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि शानदार काम हुआ है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। एक साथ मैंने करीब 132 कॉलेज, 123 कॉलेज खोल दी मैंने। कॉलेज 33 कॉलेज तो गर्ल्स की